आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे ब्रांस्टेड लोरी अम्ल एवं क्षारक। द ब्रांस्टेड लोरी एसिड एंड बेसिस। तो ब्रांस्टेड लोरी नाम के साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, ब्रांस्टेड और लोरी। उन्होंने जिस हिसाब से अम्ल और क्षार की व्याख्या की उस हिसाब से हम समझेंगे कि अम्ल और क्षार किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डेनिश रसायनज्ञ जोहन्स ब्रांस्टेड तथा अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एम लोरी ने अम्लों एवं क्षारकों की एक अधिक व्यापक परिभाषा दी। तो ब्रांस्टेड और लोरी ने पहली परिभाषाओं से कुछ ज्यादा स्पष्ट परिभाषा दे दी। तो देखिए कह रहा है कि ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन यानी H+ देने में सक्षम है अम्ल हैं, तथा वे पदार्थ जो विलयन में से ये प्रोटॉन यानी H+ ग्रहण करने में सक्षम है क्षारक कहलाते हैं। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार है ऐसा, दूसरे तरीके से कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो जो H+ देंगे वो एसिड कहलाएंगे यानी अम्ल, और जो H+ यानी प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्षारक यानी बेस कहलाएंगे। तो संक्षेप में कह रहा है अम्ल प्रोटॉन दाता तथा क्षारक प्रोटॉन ग्राही है। इसी को संक्षेप में कह दिया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है यहाँ हम NH3 के H2O में विलयन के उदाहरण पर विचार करें जिसे निम्नलिखित समीकरण में दर्शाया गया है। तो देखिए ये समीकरण दिया गया है इक्वेशन, और इसके आधार पर कौन ब्रांस्टेड एसिड है कौन बेस है इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए NH3 है, NH3 है और ये NH4+ है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्या है, ब्रांस्टेड एसिड है। तो देखिए NH4+ हमारा प्रोटॉन ग्रहण किया है, तभी NH3 से NH4+ बना है, इसलिए ये संयुग्मित अम्ल है। और NH3 से H+ निकला है, NH4+ से H+ निकला है, तभी NH3 बना है। इसको समझते जाइएगा। तो चूंकि NH3 प्रोटॉन ले रहा है तो प्रोटॉन ले रहा है तो प्रोटॉन ग्राही हमारा क्या है, क्षारक है, इसीलिए NH3 हमारा क्षारक यानी बेस है। और NH4+ इसमें H+ की अधिकता है तो ये दे सकता है, तो इसलिए ये संयुग्मित अम्ल है यानी कॉन्जुगेट एसिड है किसका, NH3 का। तो जो जिसके साथ में संयुग्मित रहता है यानी जिसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिसमें जाते आते हैं उनको कॉन्जुगेट कहते हैं, और जिससे जाते हैं वो प्रोटॉन दाता जो होता है, जिससे जाते हैं वो एसिड, और जिसमें जाते हैं यानी जो ग्रहण करता है वो क्षार कहलाता है। तो देखिए क्षारक इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन ग्राही हमारा क्षारक है, और प्रोटॉन ग्रहण करके NH4+ बना रहा है। तो ये क्षार है तो इसका कॉन्जुगेट ये एसिड हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया। इसी प्रकार से देखिए H2O को अगर हम तोड़े तो हमारा H+ और OH- बनेगा। तो ये H+ यहां पर देखिए और OH- बना है, इसका मतलब ये है कि ये H+ हमारा प्रोटॉन दे सकता है,
H प्लस है इसके पास H2O के, इसलिए ये अम्ल है। अम्ल कौन होंगे? प्रोटॉन दाता। और इससे OH माइनस बना है, तो OH माइनस में एक H प्लस की कमी है, तो ये H प्लस को जो है ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, इसलिए ये क्षारक यानी बेस है। और चूंकि H2O और OH के बीच ही H प्लस का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए अगर एक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट दूसरा बेस है। कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मित। तो इस प्रकार से हम लोग बातों को समझने का प्रयास करेंगे, और इसमें गलती होती है इसलिए अच्छे से समझेंगे। तो देखिए NH3 प्रोटॉन ले रहा है, तो प्रोटॉन जो ले रहा है वो हमारा क्षारक है, क्योंकि NH3 एक प्रोटॉन ले रहा है तो NH4 प्लस बन रहा है, तो NH3 क्षारक हो गया। और NH4 प्लस में एक प्रोटॉन की अधिकता है, यानी प्रोटॉन दे सकता है, तो इसलिए ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है यानी अम्ल है। इसी प्रकार H2O में H प्लस और OH माइनस 2 आयन है, तो H प्लस दे सकता है, इसलिए ये अम्ल है। और इसका कॉन्जुगेट OH माइनस बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन ले सकता है, और ले करके OH माइनस में H प्लस जुड़ेगा तो H2O बना देगा, तो ये संयुग्मित क्षारक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि हाइड्रॉक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारीय विलयन बनता है। अब OH माइनस हमारा क्या होता है? बेसिक, इसलिए उसकी उपस्थिति के कारण जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा बेसिक होगा। उपरोक्त अभिक्रिया में जल प्रोटॉन दाता है तथा अमोनिया प्रोटॉन ग्राही है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें अभी हमने पानी को तोड़ा तो H प्लस और OH माइनस बना, तो H प्लस प्रोटॉन देगा। और ये अमोनिया जो है NH4 प्लस, ये देखें NH3 से NH4 प्लस बना, तो इसका मतलब NH3 ने प्रोटॉन को लिया, तो इसलिए जो ले रहा है वो बेस है यानी क्षार है। तो देखिए चूंकि हाइड्रॉक्सिल आयन प्रोटॉन ले रहा है और जल प्रोटॉन दे रहा है, तो इस वजह से हाइड्रॉक्सिल जल प्रोटॉन दाता है तथा अमोनिया प्रोटॉन ग्राही है। तो जो प्रोटॉन दे रहा है वो ब्रांस्टेड एसिड है, और जो ग्रहण कर रहा है अमोनिया वो ब्रांस्टेड बेस यानी क्षार है। उत्क्रम अभिक्रिया में प्रोटॉन NH4 प्लस से OH माइनस को स्थानांतरित होता है। अगर अब रिएक्शन को उल्टा कर दें तो अब क्या होगा? प्रोटॉन NH4 प्लस से OH माइनस को स्थानांतरित होगा, क्योंकि NH4 प्लस में अगर H प्लस निकलेगा तो NH3 बनेगा, तो इससे OH माइनस को स्थानांतरित होगा। तो अब क्या होगा? जिससे प्रोटॉन निकलता है वो ब्रांस्टेड एसिड है, तो NH4 प्लस हमारा ब्रांस्टेड एसिड, और जिसको जाता है वो ब्रांस्टेड बेस है, तो OH माइनस हमारा ब्रांस्टेड क्षारक या बेस का कार्य करते हैं। H2O एवं OH माइनस अथवा NH4 प्लस एवं NH3 सदृश अम्ल और क्षार के युग्म जो क्रमशः एक प्रोटॉन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण दूसरे से भिन्न है, संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहलाते हैं। तो H2O और OH जिनमें एक दूसरे में H प्लस का अंतर है, एक H प्लस का, तो वो एक दूसरे से क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड या बेस कहलाते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो एक H प्लस का अंतर अगर होगा तो संयुग्मित अम्ल और क्षार युग्म कहेंगे, यानी कॉन्जुगेट एसिड एवं बेस पेयर। एक H प्लस का अंतर होगा। देखिए H2O और OH में एक H प्लस का अंतर है, NH4 प्लस और NH3 में एक H प्लस का अंतर है। इस प्रकार H2O का संयुग्मी क्षारक OH माइनस, क्योंकि H2O से H प्लस निकलेगा, जो दे सकता है वो एसिड है, जो ले सकता है वो बेस है,
तो H2O और OH क्या हो गए, कॉन्जुगेट एसिड और बेस हो गए। इसी प्रकार से NH3 कॉन्जुगेट एसिड है NH4 प्लस की, या यूं कहें कि NH3 बेस है कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस की। इस तरीके से हम लोग कहेंगे। अब कह रहा है कि यदि ब्रांस्टेड अम्ल प्रबल है तो इसका संयुग्मी क्षारक दुर्बल होगा, तथा यदि ब्रांस्टेड अम्ल दुर्बल है तो इसका संयुग्मी क्षारक प्रबल होगा। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। यहां ध्यान देने योग्य बात है यह है कि संयुग्मी अम्ल में एक अतिरिक्त प्रोटॉन होता है तथा प्रत्येक संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन कम होता है। तो बहुत ध्यान देना, एक ही H+ का अंतर होगा तभी हम कहेंगे, तो इसको ध्यान देना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अन्य उदाहरण पर विचार करें। HCl एक्वस। अब चूंकि जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है, इसलिए HCl एक्वस लिखा है, जलीय विलयन। H2O अणु को प्रोटॉन देकर अम्ल की भांति एवं H2O क्षारक की भांति व्यवहार करता है। तो यहां पर देखिए HCl से Cl- बन रहा है, एक्वस। देखिए यहां भी एक्वस है, मतलब कि जलीय विलयन में ही पूरा खेल चल रहा है, जैसे आर्हीनियस जलीय विलयन में पूरा खेल चला रहे थे। तो इससे एक H+ देने की क्षमता है, तभी Cl- बना है, तो ये एसिड होगा। और जो बना है जिसमें एक H+ का अंतर है, इसका कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार होगा। इसी प्रकार H2O से H3O+ बन रहा है। इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है H2O, तो जो लेता है वो क्षार है, और जो क्षार है उसका एक H+ का जो अंतर है उसका वो संयुग्मी अम्ल या कॉन्जुगेट एसिड है। तो देखिए प्रोटॉन लेता है तो इसलिए क्षारक है, और लेकर के ये बनता है H3O+, तो ये इसका संयुग्मित अम्ल है। तो अब यहां पर देखिए प्रोटॉन लेता है या प्रोटॉन मुक्त करता है ये वाला, तब Cl- बना है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षारक है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक उपरोक्त समीकरण से देखा जा सकता है कि जल भी एक क्षारक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि यह प्रोटॉन ग्रहण करता है। तभी हमने देखा है पानी H2O में H+ और OH- है, तो H+ दे करके देखा जा सकता है कि जल भी एक क्षारक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि यह प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो देखिए H2O प्रोटॉन ग्रहण करके H3O+ बन रहा है, इसलिए क्षार की तरह भी व्यवहार कर रहा है। और एक चीज देखिए, H2O H+ निकाल करके OH- बना लेता है, तो H+ निकालने की वजह से एसिड की तरह भी काम करेगा। तो H+ निकाल देगा और OH- बनाएगा, तब एसिड की तरह काम करेगा। और H2O से जब एक H+ ले करके H3O+ बना लेगा, तो ये हमारा बेस की तरह काम करेगा। तो दोनों की तरह काम करता है पानी। तो वही कह रहा है कि जब जल HCl से प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो H3O+ स्पीसीज का निर्माण होता है। अब प्रोटॉन ग्रहण कर किया है तो ग्रहण करने वाला क्या होता है, क्षारक। अतः Cl- आयन HCl अम्ल का संयुग्मी क्षारक है। Cl- का मतलब HCl, देखिए H+ दे सकता है, तो ये एसिड है और ये बेस है। तो Cl- HCl का कॉन्जुगेट क्षारक या बेस है। एवं HCl Cl- क्षारक का संयुग्मी अम्ल है। अब HCl में H+ ये दे सकता है, तो ये एसिड है, और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, Cl- यानी संयुग्मी क्षारक Cl- होगा HCl अम्ल का।
इसी प्रकार से H2O भी H3O प्लस अम्ल का संयुग्मी क्षारक है। क्यों? H2O ग्रहण करके H प्लस H3O प्लस में बदला है, इसमें एक H प्लस जोड़ें तो H3O प्लस बनेगा। इसका मतलब इसने ग्रहण करके H3O प्लस बना है, तो इसका मतलब ग्रहण करने वाला क्षारक है। तो H2O हमारा बेस है किसका? H3O प्लस अम्ल का। और बेस कैसा? कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षारक। क्योंकि एक H प्लस का अंतर होगा तो हम कॉन्जुगेट अंग्रेजी में या हिंदी में संयुग्मी वर्ड यूज करेंगे। एवं H3O प्लस H2O क्षारक का संयुग्मी अम्ल है। अब देखिए H3O प्लस एक H प्लस निकाल के H2O बन सकता है, तो H3O प्लस एक H प्लस निकाल सकता है, इसलिए एसिड है। और इसके एक H प्लस निकालने से जो बनेगा इसी का कॉन्जुगेट बेस होगा। तो H2O कॉन्जुगेट बेस है किसका? H3O प्लस एसिड का। या यूं कहें H2O बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? H3O प्लस है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। अब देखें नीचे कह रहा है यह रोचक तथ्य है कि जल एक अम्ल तथा एक क्षारक की तरह दोहरी भूमिका दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हमारा वाटर है यह एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। अगर ये H प्लस निकाल के OH माइनस बना रहा है तो एसिड की तरह काम करेगा, और अगर H2O में एक H प्लस जुड़ जा रहा है तो ये बेस की तरह काम करेगा। तो जल एक अम्ल तथा एक क्षारक की तरह दोहरी भूमिका दर्शाता है। HCl के साथ अभिक्रिया में जल क्षार की तरह व्यवहार करता है, जबकि अमोनिया के साथ प्रोटॉन त्याग कर यह अम्ल की भांति व्यवहार करता है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अब आगे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रांस्टेड अम्लों के लिए संयुक्त क्षारक क्या है। तो देखिए क्षारक की बात आ रही है, इसका मतलब ये जब एक प्रोटॉन दे देगा तो क्षार बनेगा, क्योंकि इसमें HF में एक H है, देगा किसी को तो ये एसिड होगा, और जब दे देगा तो क्या बनेगा? F माइनस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षारक कहलाएगा। तो एक H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा? F माइनस बनेगा। इससे एक H प्लस निकलेगा तो HSO4 माइनस बनेगा। इससे एक H निकलेगा तो बनेगा CO3 माइनस 2। ये देखिए गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिए। CO3 माइनस 2 बनेगा जब एक H निकल। देखिए इससे निकलेगा एक H प्लस तो F माइनस बनेगा, इससे एक H प्लस निकलेगा तो HSO4 माइनस बनेगा, इससे एक H निकलेगा तो CO3 माइनस 2 बनेगा। एक माइनस है, एक H प्लस निकल जाएगा तो एक माइनस और बन जाएगा। तो यही जो बन रहे हैं इन एसिड के कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षारक होंगे। अब देखिए इसको थोड़ा इंग्लिश में वाली बुक में देखते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि जो हमने किया है वो सही किया है। यहाँ पर देखें HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या है? CO3 माइनस 2। तो इसलिए हिंदी वाली बुक में थोड़ा गलत लिखा है, इसको आप CO3 माइनस 2 कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखे क्या है, कह रहा है ब्रांस्टेड क्षारकों NH2 माइनस NH3 तथा HCOO माइनस के लिए संगत ब्रांस्टेड अम्ल लिखिए। तो ये बेस है कह रहा है और इनके संगत ब्रांस्टेड एसिड लिखना है। तो एक H प्लस जोड़ देंगे, एक का ही अंतर रखना, तो सब में एक H प्लस जोड़ते चले जाएंगे तो जो भी बनेगा वो ब्रांस्टेड एसिड हो जाएगा। तो संयुग्मी अम्ल के पास क्षारक की अपेक्षा एक प्रोटॉन अधिक होना चाहिए, अतः संगत संयुग्मी अम्ल क्रमशः क्या होंगे? एक H जोड़ते जाइए, क्योंकि संयुग्मी अम्ल के पास क्षारक की अपेक्षा यानी बेस की तुलना में एक प्रोटॉन अधिक होना चाहिए, तो एक एक जोड़ के अधिक कर दीजिए। तो NH2 माइनस में एक H प्लस जुड़ेगा तो NH3 बन जाएगा, NH3 में एक H प्लस जुड़ेगा तो NH4 प्लस बन जाएगा,
HCOO माइनस में एक प्लस जुड़ेगा तो HCOOH बन जाएगा। तो यही इन क्षारकों के कॉन्जुगेट एसिड या संयुग्मी अम्ल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, उदाहरण 6.14। H2O या CO3 माइनस HSO4 माइनस तथा NH3 ब्रांस्टेड अम्ल तथा ब्रांस्टेड क्षारक दोनों प्रकार से काम कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए संगत संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक लिखिए। तो देखिए एसिड बेस दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, तो हमें इन दोनों के एसिड बेस लिखना है। तो देखिए अगर ये एसिड है तो इसका बेस क्या होगा, जिसमें एक H+ कम होगा। तो ये अगर एसिड है तो इसका बेस कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जिसमें एक H+ कम होगा। तो H2O से एक H+ कम कर दीजिए तो OH माइनस बचेगा। HCO3 माइनस से एक H+ कम कर दीजिए तो CO3 माइनस 2 बचेगा। HSO4 माइनस से एक H+ कम कर दीजिए तो SO4 माइनस 2 बचेगा। NH3 से एक H+ कम कर दीजिए तो NH2 माइनस बचेगा। तो ये इनसे एक H कम है, इसलिए ये एसिड हुए और इनके कॉन्जुगेट ये बेस हुए, कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षारक। अब देखिए इनसे एक H+ ज्यादा कर दीजिए तो ये बेस की तरह काम करेंगे, ये एसिड हो जाएंगे। तो अगर हमें इनका एसिड बनाना है तो एक H+ जोड़ दीजिए। तो H2O में एक H+ जुड़ेगा तो H3O+ हो जाएगा। तो H2O का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, H3O+, और कॉन्जुगेट बेस क्या है, OH माइनस। इसी प्रकार HCO3 माइनस में एक H+ जोड़ दीजिए तो H2CO3 बन जाएगा। HSO4 माइनस में एक प्रोटॉन जोड़ दीजिए तो H2SO4 बन जाएगा। NH3 में एक प्रोटॉन यानी H+ जोड़ दीजिए तो NH4+ बन जाएगा। तो जब एक H+ जुड़ जाएगा तो उसी का कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, जब एक H+ निकल जाएगा तो उसी का कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षारक बन जाएगा। अब आगे देखते हैं लुईस अम्ल एवं क्षारक। तो लुईस एसिड एवं बेस क्या है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। हमने आर्हेनियस एसिड और बेस देखा, ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस देखा, अब लुईस एसिड और बेस देखेंगे। तो लुईस नाम के साइंटिस्ट ने ब्रॉन्स्टेड की संकल्पना का उल्टा कर दिया। यहाँ प्रोटॉन देने वाला हमारा एसिड है और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला बेस है ब्रॉन्स्टेड वाले सिस्टम में, और लुईस वाले सिस्टम में क्या है, उल्टा कर दिया। इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड है, इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या है, एसिड, और इलेक्ट्रॉन एक नहीं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन का पेयर ग्रहण करेगा। ध्यान दीजिए, पेयर, जोड़ा, एक अकेला नहीं ग्रहण करेगा। यहाँ पर H+ अकेला प्रोटॉन जा रहा था, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ प्रोटॉन जा रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एक अंतर ये हुआ ब्रॉन्स्टेड और लुईस में। दूसरा अंतर, यहाँ एक प्रोटॉन जा रहा था और यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें एक H+ जो देता था वो एसिड था, और इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो एसिड होगा। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। तो इसको देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको एसिड बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनर यानी इलेक्ट्रॉन युग्मदाता को बेस बोलेंगे। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, युग्म युग्म जोड़ा, जो जोड़ा देगा, पेयर। यहाँ हम पेयर कह रहे हैं, कपल नहीं कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कपल का मतलब वो जोड़ा जिसमें विपरीत आवेश हो, और पेयर का मतलब वो जोड़ा जिसमें समानता हो। जैसे केला 2 ठो हैं तो एक जोड़ा केला है, लेकिन पति पत्नी है तो एक कपल है, ये जोड़ा कपल कहलाएगा, क्योंकि पति पत्नी विपरीत आवेश के हैं। तो इस प्रकार से समझिए। तो जहां तक क्षारकों का प्रश्न है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही देखिए, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल है और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षारक है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्ट करने वाला एसिड है,
इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला बेस है। तो जहां तक क्षारकों का प्रश्न है, ब्रांस्टेड लोरी क्षारक तथा लुईस क्षारक में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही सिद्धांतों में क्षारक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, परंतु लुईस अम्ल सिद्धांत के अनुसार बहुत से ऐसे पदार्थ भी अम्ल हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं है। तो इस बात को हमें ध्यान देना है और समझ समझ के आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ इंग्लिश वाली बुक में कह रहा है कि देयर इज नो मच डिफरेंस, यानी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ब्रांस्टेड लोरी और लुईस कॉन्सेप्ट में, एज द बेस प्रोवाइड ए लोन पेयर इन बोथ द केसेज। तो ये कह रहा है कि जो बेस होता है वो दोनों केसेज में लोन पेयर प्रोवाइड करता है। However, in Lewis concept, many acids do not have proton, जबकि लुईस के सिद्धांत में बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते। तो ये अंतर है दोनों में। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा है, हमने आपको बताया कि ब्रांस्टेड सिस्टम, ब्रांस्टेड लोरी वाले और लुईस वाले में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल एक में प्रोटॉन जा रहा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन का युग्म जा रहा है, और जब प्रोटॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहा है। तो केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर है, विशेष अंतर और कोई नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि हम पहले वाले BF3 की NH3 से अभिक्रिया, इसका एक विशिष्ट उदाहरण। तो जो ये बात कहा है कि बहुत से ऐसे पदार्थ भी अम्ल हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं है। तो जैसे देखिए BF3 और NH3 है, तो BF3 में प्रोटॉन नहीं है, H+ नहीं है। तो कह रहा है कि कम इलेक्ट्रॉन वाले BF3 की NH3 से अभिक्रिया इसका एक विशिष्ट उदाहरण है, क्योंकि इसमें H+ नहीं है। इस प्रकार प्रोटॉन रहित एवं इलेक्ट्रॉन की कमी वाला BF3, प्रोटॉन इसमें नहीं है, H+ कहाँ है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी कैसे है, देखिए NH3 में N हमारा 5वें ग्रुप में आता है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंदर वाली में 2, बाहर वाली में 5, 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस तरह चलता था। तो 2 अंदर रहेंगे, 5 बाहर। तो जो 5 बाहर है वही बाहर वाले ही संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी वही संयोजकता में भाग लेंगे। तो बाहर वाले 5 में से 3 NH3 से संयोग कर लिए तो 2 बच गए। तो जो 2 बच गए वो इसमें उपस्थित रहेंगे। इसका मतलब NH3 में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम है और BF3 का 5 होता है एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, यानी 2,3 लिखेंगे। 2 अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, 3 बाहर वाली, तो 3 ही संयोजकता है इसकी और तीनों में F है, यानी तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वही बात कह रहा है कि कम इलेक्ट्रॉन वाले BF3 की NH3 से अभिक्रिया इसका एक विशिष्ट उदाहरण है कि ऐसे भी पदार्थ अम्ल हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं। तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन H+ नहीं है। तो इस प्रकार प्रोटॉन रहित एवं इलेक्ट्रॉन की कमी वाला BF3 यौगिक NH3 के साथ क्रिया कर उसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर अम्ल की तरह कार्य करता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या होता है, एसिड। तो ये एसिड की तरह काम करेगा। देखिए इसको हम व्याख्या ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत से नहीं कर सकते, लेकिन लुईस से कर सकते हैं। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए समीकरण हुआ है, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन अभी हमने बताया एक्स्ट्रा है, तो ये BF3 ले करके VF3 NH3 का संयुग्म यौगिक बना लेता है। इलेक्ट्रॉन क्षुद्र स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन जिसमें वैकेंट मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन क्षुद्र स्पीसीज यानी डिफिशियंट स्पीसीज, जैसे AlCl3 में इलेक्ट्रॉन की कमी है और CO3 CO की पावर +3 है तो इलेक्ट्रॉन कम है तभी पॉजिटिव चार्ज है। Mg में भी इलेक्ट्रॉन कम है तभी पॉजिटिव +2 चार्ज है।
और जैसे BF3 में हमने इलेक्ट्रॉन कम बताया, वैसे AlCl3 में भी जितने चाहिए बाहर उतने की बॉन्ड बना लिए और एक्स्ट्रा नहीं है। तो वही कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन क्षुब्ध स्पीसीज है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज लाइक AlCl3, तो इलेक्ट्रॉनों की इनमें कमी है। अब देखिए, तो कह रहा है तो ये कमी है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेने वाला क्या है एसिड, तो ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती हैं। जबकि H2ONH3OH- स्पीसीज जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकती हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती हैं। तो देखिए H2O में O में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ने बॉन्ड बना लिया तो 2 बच गए, 2 पेयर बच गए, 6 है ना, तो 2 पेयर बच गए, 4। इसी प्रकार NH3 में 2 बचे हैं, OH- में हमारा 3 बच जाएंगे। जो भी हो इसको बनाएंगे, कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन अधिकता है क्योंकि नेगेटिव है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षारक होता है। ध्यान दीजिए फिर से, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला, जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, गलती हो जाएगी, यही नीट में पूछेगा, फिर कहोगे कि हमसे गलत हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, तो कह रहा है निम्नलिखित को लुईस अम्लों तथा क्षारकों में वर्गीकृत कीजिए और बताइए कि ऐसा व्यवहार क्यों दर्शाते हैं। तो इनको लुईस एसिड और बेस में हमको वर्गीकृत करना। तो देखिए OH- पहले से पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जिसमें एक्स्ट्रा होगा वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो देने वाला क्या होगा बेस। तो चूंकि हाइड्रॉक्सिल आयन एक लुईस क्षारक है, अतः यह इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। F- में भी ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव है। तो चूंकि फ्लोराइड आयन लुईस क्षारक है, अतः यह चारों इलेक्ट्रॉन युग्म में से किसी एक का दान कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास बाहरी कक्षा में, अब बनाया जाए तो पता चलेगा, 4 नहीं 4 जोड़ा, चारों इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। तो ये आपका 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 1 हो जाएगा, तो परमाणु क्रमांक 10 हो जाएगा। इसको अगर भरेंगे कक्षाओं में तो 2, 8, बाहरी कक्षा में 8 हुए, तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही चारों इलेक्ट्रॉन युग्म कह रहा है। दान कर सकता है, तो दान करने वाला कौन है, लुईस बेस कहलाता है, लेने वाला लुईस एसिड कहलाता है। देखिए H+, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करने वाला क्या होता है एसिड। तो चूंकि प्रोटॉन लुईस अम्ल है, अतः हाइड्रॉक्सिल आयन तथा फ्लोराइड आयनों जैसे क्षारकों से इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अब BCl3 में देखिए, B में 3 होते हैं, तीनों बॉन्ड बना लिए, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो चूंकि बोरान ट्राइक्लोराइड इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेने वाला लुईस एसिड है, तो BCl3 लुईस एसिड है, अतः अमोनिया अथवा अमीन अणुओं आदि क्षारकों से इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है। तो अमोनिया का मतलब NH3, इसमें बताया है कि 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इनसे ले लेगा, और लेने वाला एसिड होता है और देने वाला बेस होता है, और तो ये दे रहा है तो ये बेस होगा। इसी तरह अमीन यानी NH2-, तो NH2- में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तभी माइनस है, तो ये दे सकता है, तो ये बेस का काम करेगा, और BCl3 लुईस एसिड का काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, ये ध्यान देना। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर हो गया, ये लुईस एसिड और बेस। अब अम्लों एवं क्षारों का आयनन, तो अम्लों और क्षारों का आयनन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।